हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस बाय जुबैर एहसानी और स्वागत है आप सभी का एक और प्रैक्टिस सेशन में। आज का जो प्रैक्टिस सेशन है वो केमिस्ट्री के पहले टॉपिक का है और टॉपिक का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना से विभिन्न परीक्षा में पूछे गए सवालों को हम ले रहे हैं और फिर से वही आपका क्वेश्चन रहता है कि सर ये किस एग्ज़ाम के लिए है। तो भाई हमने ऐसा कंटेंट तैयार किया है कि वो हर एग्जाम में आपको काम देगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप ये सेशन लगाओ और फिर अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पे जाओ, आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो बिना देर के हम शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। ये रहा आपके स्क्रीन पर ये पहला सवाल। पहला सवाल में दो लिस्ट आपको दिए गए हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, है ना। दो लिस्ट हैं जिसमें नाम दिया गया है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी है, प्रोटॉन की खोज किसने करी है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है। मैच करके यहाँ पे सही कोड को टिक करना है। तो इसका उत्तर बिल्कुल आसान लग रहा होगा आपको। आप लोगों के एग्जाम में मान लिया कि कोई दरोगा का, सिपाही का एग्जाम दे रहा है, एनटीपीसी का एग्जाम दे रहा है, रेलवे के एग्जाम्स हैं, सीजीएल का एग्जाम है, तो उसमें एक एक पूछ लेगा। लेकिन अगर आप सीडीएस पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं तो इस तरह के सवाल आपसे बनते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपने करी थी, जे थॉमसन साहब ने करी थी, तो ए की मैचिंग हमारी 2 के साथ हो गई। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, गोल्डस्टीन साहब ने करी थी, तो बी का हमारा हो गया मैचिंग 1 के साथ। न्यूट्रॉन की खोज आप जानते हैं कि जेम्स चैडविक साहब ने की थी, जेम्स चैडविक साहब ने करी थी, तो सी का हो गया 3 के साथ। तो आगे आपका पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन की खोज करने वाले थे आपके एंडरसन साहब, अपने आप मैच हो गया। तो हमारा जो कोड बन के आया 2 1 3 4 बन के आया। 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर 1 में ही सही है। आप कहोगे सर ये सब तो हमने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पढ़ा, ये पॉजिट्रॉन क्या है। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। देखो ये इलेक्ट्रॉन है, बताओ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1, और इसका मास कितना होता है, मानते हैं 0। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1, मास कितना होता है 0। तो पॉजिट्रॉन की अगर हम बात करें, पॉजिट्रॉन जो होता है वो एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का, और इसका मास बस हो जाएगा +1, सॉरी चार्ज हो जाएगा +1 और मास इसका 0 होता है। तो उल्टा इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है ना, उसको कहते हैं पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1, पॉजिट्रॉन पे चार्ज +1 और दोनों का मास 0, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन उत्तर हो गया। आगे 2 फिर से हैं लिस्ट हमारे पास, इन दोनों लिस्ट को मैच करके सही कोड को टिक करिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके नीचे दी गए उत्तर को बताइए। सूची 1 में है हमारा थॉमसन मॉडल, परमाणु का थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, बोर का मॉडल और डी ब्रॉगली का सिद्धांत। अब आप जानते हैं कि थॉमसन मॉडल को और किस मॉडल के नाम से जानते हैं। तो थॉमसन मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल या रेजिन पुडिंग मॉडल या एप्पल पाई मॉडल या तरबूज यानी वाटरमेलन मॉडल के नाम से जानते हैं। तो ए की मैचिंग हमारी हो गई 3 के साथ। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की अगर हम बात करें तो रदरफोर्ड मॉडल एटम से ही हमें न्यूक्लियस की खोज मिली थी। रदरफोर्ड साहब ने अपना प्रयोग किया था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, है ना, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी जिसको कहते हैं, और उससे क्या करी थी, उन्होंने न्यूक्लियर थ्योरी दी थी, न्यूक्लियस की खोज करी थी। उसने कहा था कि एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसका चक्कर लगाते हैं। तो हमारा बी की जो मैचिंग हो गई वो हो गई 2 के साथ। बोर का मॉडल, बोर साहब का जो मॉडल है वो बतलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के परिमाणीकरण के बारे में। उन्होंने कहा था कि भाई हर ऑर्बिट की, हर शेल की एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स होती है ना। तो ये ऊर्जा के परिमाणीकरण की अवधारणा के बारे में बताता है। और डी ब्रॉगली साहब ने बताया था डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के जैसा भी बर्ताव करता है, कण की भांति भी बर्ताव करता है और वेव की भांति भी बर्ताव करता है। तो इलेक्ट्रॉन का की दोहरी प्रकृति होती है, इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन कण की भांति भी
क्या करता है, बर्ताव करता है और तरंग की भांति लहरा कर भी ऐसे चलता है ना। तो ये बताने वाले थे आपके कौन, डी ब्रॉगली साहब। तो हमारा सी की मैचिंग किसके साथ हुई थी, 4 के साथ, और डी की मैचिंग हो गई हमारी 1 के साथ। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1 बोल दो कहां पे है, 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर डी में है, 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर डी में है। अब जो छोटे एग्जाम होंगे उसमें पूछ देगा कि भाई डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति के बारे में किसने बताया, है ना। चलिए ऐसे सवाल होंगे। नाउ फिर से 2 लिस्ट आ गया आपके पास, इन दोनों लिस्ट को, सूचियों को सुमेलित करके आपको सही कूट को टिक करना है, सही कोड को टिक करना है। यहां पे वैज्ञानिकों के नाम हैं, वैज्ञानिकों के नाम है और यहां पर उनके द्वारा की गई खोज है, उसको मिलाइए। यहां पे हिंदी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि नाम है, और इधर तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ही। गोल्डस्टीन साहब ने किसकी खोज करी थी, प्रोटॉन की खोज करी थी। तो ए की मैचिंग हमारी 2 के साथ हो गई जी। जेम्स चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन की खोज करी थी, तो बी की मैचिंग हमारी 3 के साथ हो गई। ओके, जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, तो सी की मैचिंग हो गई 4 के साथ। जॉन डाल्टन साहब ने क्या दिया था, एटॉमिक थ्योरी दिया था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस ब्रह्मांड की हर चीज, हर शय किससे बनी होती है, परमाणु से मिलकर बनी होती है। कि किसी भी पदार्थ को हम विभाजित करते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि उसको पुनः विभाजित नहीं कर सकते, तो वो जो सबसे छोटा अविभाज्य कण होगा, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एटम कहेंगे। तो हमारा डी के साथ हो गया किसकी मैचिंग, 1 के साथ। तो हमारा जो कोड बन के आया 2 3 4 1, क्या बन के आया, 2 3 4 1 बन के आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो हो गया वो सही हो गया। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते चलेंगे। अब आज ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन जो है वो मैच किया हुआ है सही से, है ना। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है वो भाई साहब सही है। जैसे बोलता है कि आइसोटोप्स यानी समस्थानिक क्या होते हैं, तो बोला गया कि समस्थानिक वो होते हैं एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, है ना। एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, है ना। एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। सही के गलत बताइए। तो आप कहेंगे सर ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14 क्या है, एक दूसरे का आइसोटोप है। सो एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उसको आइसोटोप कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही हो गया हमारा। नाउ आइसोबार के बारे में जरा देखते हैं। आइसोबार क्या होते हैं, वो होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। जैसे आर्गन का एटॉमिक नंबर हो गया 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 20, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपका क्या हो गया 20, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 20। ठीक है, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर हो गया 18, आर्गन का एटॉमिक नंबर हो गया 18 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हो गया 20, लेकिन दोनों का मास कितना है 40। तो अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है, तो उसको आइसोबार कहते हैं, समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समभारिक। बोलता है कि एटम्स विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा, लेकिन क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा क्या समभारिकों में, नहीं। 40 में से 18 करो और 40 में से 20 करो तो अलग हो जाएगा ना। तो ये वाला हमारा हो गया गलत। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या को घटा देते हैं। तो घटा के देखो आ रहा है क्या, सेम नहीं आएगा। अब आ जाइए आइसोटोन्स। आइसोटोन्स को बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक, या आइसोटोन भी लिख सकता है। एटम्स विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर,
ये भी आपका क्या है, गलत है। आइसोटोन्स वो एटम्स होते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। एटम्स विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ऐसा नहीं है। तो 1 जो है वो सही हो गया यहां पे, केवल 1 सही हो गया। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से इसको देखना पड़ेगा आपको। नाउ अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइसोटोप। समस्थानिकों के गुण से या विशेषता से कौन मेल नहीं खाता, यानी समस्थानिकों के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, ये आपको पता करना है। देखो ठंडे दिमाग से पढ़ो। बोलता है कि जो आइसोटोप होते हैं समस्थानिक होते हैं, ऑफ सम एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। कुछ तत्वों के जो समस्थानिक हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो सक्रिय होते हैं, रेडियो धर्मी होते हैं, है ना। जैसे देखो कार्बन के 2 समस्थानिक को ले लो, कार्बन 12 और कार्बन 14। समस्थानिक क्या होते हैं, परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न। अब ये वाला कार्बन 12 क्या है, नॉर्मल है, और ये कार्बन 14 क्या है, तो रेडियो एक्टिव है, रेडियो धर्मी है। ये टूटता है, अल्फा बीटा गामा निकालता है। तो जो तत्व टूटकर अल्फा बीटा गामा निकालते हैं उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव। तो ये वाला बिल्कुल क्या हो गया, ऑप्शन हमारा सही हो गया, है ना। कि आइसोटोप के कुछ जो एटम है वो रेडियो एक्टिव हो सकते हैं। नाउ आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। सही के गलत, एक ही तत्व के परमाणु, देखिएगा एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, आइसोटोप कहलाते हैं। तो आइसोटोप सेम एलिमेंट के एटम होते हैं, है ना। सो आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये आपका गलत हो गया। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। आइसोटोप्स डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सही के गलत बताइए। आइसोटोप्स में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। क्यों, क्योंकि आइसोटोप का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, तो एटॉमिक नंबर सेम होगा तो प्रोटॉन सेम होगा, प्रोटॉन सेम होगा तो इलेक्ट्रॉन सेम होगा। क्या डिफर करेगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। 12 में से 6 गया 6 और 14 में से 6 गया 8। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 6 है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है। तो आइसोटोप आर डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये बिल्कुल सही है। फिर बोलता है कि आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल, आइसोटोप्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, आपकी सिमिलर होती है। तो पूछ रहा था कि कौन गलत है, तो गलत हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखा, अच्छा सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु के संरचना के हिसाब से, है ना, परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बोलता है द होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। सही के गलत, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, क्योंकि परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं है। तो ये स्टेटमेंट कथन सत्य है, परम सत्य है। द एटम इज एन इंडिविजिबल पार्टिकल। एटम को, परमाणु को अविभाज्य माना गया है। सही के गलत, गलत है। परमाणु को हम विभाजित कर सकते हैं, परमाणु को विभाजित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, उनको विभाजित करेंगे तो क्वार्क्स मिलेंगे। तो ये गलत हो गया। द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल होता है, एटम उदासीन होता है, परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सही हो गया। ऑल द एटम्स आर स्टेबल इन देयर बेसिक स्टेट। सारे के सारे एटम अपने बेसिक स्टेट में स्टेबल नहीं होते हैं। जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो स्टेबल नहीं है, वो टूटते रहते हैं। तो ये वाला हो गया आपका गलत। तो कौन सही हो गया, पहला और तीसरा। पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर ए में सही है। देख रहे हो, सही है। चलो आगे चलते हैं।
Why do most of the elements try to participate in chemical combination और chemical reaction? अधिकांश तत्व रासायनिक संयोजनों में भाग लेने का प्रयास क्यों करते हैं? केमिकल रिएक्शन करने की कोशिश क्यों करते हैं? ज्यादातर एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन करके कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर एटम चाहता है कि हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी हमारा अष्टक पूरा हो जाए। हर एटम चाहता है कि हम इनर्ट गैस जैसे हो जाएं, है ना, अक्रिय गैस जैसे स्टेबल हो जाए। क्यों? अक्रिय गैस होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। आप देखिए इन सब के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हर एटम क्या चाहता है कि हम इनर्ट हो जाए, यानी स्टेबल हो जाए, इनर्ट गैस जैसे बन जाए, अक्रिय गैस जैसे बन जाए। हमारे अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, मतलब हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, अष्टक पूर्ण हो जाए, है ना। तो बोलता है कि क्यों? टू गेन मोर इलेक्ट्रॉन? नहीं। ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए कंबाइन करना चाहते हैं एटम? नहीं, बिल्कुल नहीं। टू अचीव इनर्ट गैस कन्फिगुरेशन, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए सब चाहता है हम अक्रिय गैस जैसे बन जाए, स्टेबल हो जाए। ओके, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, यस, उसका अष्टक पूरा हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। टू कंप्लीट देयर इनर शेल? नहीं। तो 2 और 3 जो है हमारा सही उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आ जाइए, द आइसोटोप ड्यूटेरियम ऑफ हाइड्रोजन इज। आपने पढ़ा है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसको कहते हैं ट्रीटियम, आइसोटोप क्या होते हैं? समस्थानिक क्या होते हैं? जिनकी परमाणु संख्या देखो समान है, द्रव्यमान संख्या भिन्न है। परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या भिन्न है, उसको कहते हैं आइसोटोप। समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक नेचर में है, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, ट्रीटियम 1H3। अब बोल रहा है कि जो ड्यूटेरियम वाला आइसोटोप है, 1H2, उसमें कितने प्रोटॉन्स या कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि किसी एटम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर अगर गिवन है तो उसमें कितने प्रोटॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स हैं हम बता सकते हैं। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। तो किसी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे, जितनी परमाणु संख्या उतने ही प्रोटॉन। परमाणु संख्या 11 है तो प्रोटॉन 11, और जितना प्रोटॉन होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी 11, क्योंकि एटम उदासीन होता है। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? न्यूट्रॉन निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या को घटा देते हैं, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को घटा दे, तो 23 - 11 कितना हो गया? 12। तो सोडियम में 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन। ठीक है जी। अब आप देखो यहां पे यह है ड्यूटेरियम 1H2, इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे? तो 1, एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन 1। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1। और न्यूट्रॉन बता दो, 2 - 1 = 1, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन भी 1, न्यूट्रॉन भी 1। तो ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन बिल्कुल सही है। 1 न्यूट्रॉन होंगे, 1 प्रोटॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 न्यूट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, यही तो सही हो गया। 1 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन गलत, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 न्यूट्रॉन गलत, 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, है ना, 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन बिल्कुल सही। ठीक है, तो 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, तो दोनों ऑप्शन में वही हो गया, कोई एक ऑप्शन इसमें सही मान लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा सही हो गया।
1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा और एक ही क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। अच्छा, नो न्यूट्रॉन लिखा है यहाँ पे, नो न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन इसमें तो होगा। तो सही उत्तर हमारा हो गया आपका 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे नो था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इन एन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग में कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पथ से वापस आ गए थे। क्यों? ये गोल्ड फॉयल था और आपने देखा था कि ज्यादातर अल्फा कण क्रॉस कर गए। क्यों? एटम का अधिकांश भाग खाली था। कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो रहे थे। क्यों? बीच में ये क्या था, बीच में न्यूक्लियस था और बहुत कम अल्फा कण जो है वो अपने पथ से वापस आ गए थे। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस जो था वो बीच में था और इसका साइज काफी छोटा था। 12,000 में से आपने देखा था कि एक अल्फा कण अपने पथ से वापस आ गए थे, जो किस बात के बारे में बतला रहे हैं, ये इस बात के बारे में बतला रहे हैं कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज, सारे के सारे धनात्मक आवेश जो है और जो मास है वो एटम के केंद्र में है और काफी छोटा है एटम का न्यूक्लियस। एटम का न्यूक्लियस काफी छोटा है। ये कौन बतला रहा है कि बहुत कम अल्फा कण वापस आए, है ना, अपने पथ से, जो बिल्कुल सीधे टकराए। इसका मतलब इसका साइज बहुत छोटा था। और साइज कितना था न्यूक्लियस का? 1 फर्मी के बराबर, मतलब 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। Which scientist gave the concept of fixed energy level around the nucleus? किस साइंटिस्ट ने हमें यह बताया कि न्यूक्लियस के चारों ओर कक्षाएं होती हैं और इन कक्षाओं की ऊर्जा क्या होती है, फिक्स होती है। हर शेल की एनर्जी फिक्स होती है और इसलिए इन्होंने ऑर्बिट ना बोलकर इसे शेल कहा और एनर्जी लेवल नाम दिया इसका, एनर्जी लेवल नाम दिया, ऊर्जा स्तर कहा इसको, है ना। और वो साइंटिस्ट थे आपके नील बोर साहब। नील बोर साहब ने कहा कि भाई हर ऑर्बिट की, हर शेल की एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होंगे और किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2n²। और उन्होंने कहा ये पहली कक्षा है, दूसरी, तीसरी, चौथी, इसको उन्होंने के शेल कहा, L-M-N। और प्रत्येक कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे कि पहली कक्षा में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, निकालो, यहाँ पे 1 रख दो, 2 आ गया। यहाँ पे दूसरी कक्षा में 2 रख दो, 8 आ जाएगा, 18, 32, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो नील बोर्स इसका सही उदाहरण, एग्जाम्पल हो गया। नाउ एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 और मास नंबर है 23। तो बता दो, अभी इसका हमने जिक्र किया था 11 और 23। तो किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होगा, परमाणु संख्या होगा, उतने ही प्रोटॉन होंगे और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए इससे इसको माइनस कर दो, तो 23 - 11 बराबर कितना हो गया, 12। तो 11 न्यूट्रॉन तो नहीं होंगे, गलत हो गया। 12 प्रोटॉन तो नहीं होंगे, एटॉमिक नंबर 11 है तो 11 प्रोटॉन होंगे। 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन तो 11 होंगे। न्यूट्रॉन कितने होंगे, 12 होंगे, यही सही हो गया। 12 इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकते, तो ये भी गलत हो गया। एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉन 11 होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी शुड बी द राइट ऑप्शन। क्लियर? चलो अगले सवाल पे चलते हैं। Now, which of the following statements about the electron is incorrect? इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन इनकरेक्ट है? इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन इनकरेक्ट है? इलेक्ट्रॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बोलता है कि इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, यह ऋण आवेशित कण होता है। सही कि गलत? बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। सही कि गलत? इलेक्ट्रॉन के मास को हम 0 मानते हैं, तो ये गलत हो गया। ठीक है, नाउ इट इज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम, यह सभी परमाणुओं का मूल घटक है। सब परमाणु में आपको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ये बिल्कुल क्या है, सही है। इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रे, कैथोड रे से ही प्राप्त हुआ था कौन आपका, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड रे प्रयोग के द्वारा हुई थी।
तो हमारा सही हो गया, ए सही हो गया, सी सही हो गया, डी सही हो गया। इनकरेक्ट आपसे पूछ रहा था, तो इनकरेक्ट हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी, है ना, कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये गलत है। अगले सवाल पे चल लेते हैं। अगला सवाल कहता है माय डियर फ्रेंड्स कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट इज 18 एंड 20, है ना। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो है वो 18 और 20 है, तो मास क्या होगा? मास के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रोटॉनों की संख्या जितनी है, जितने भी प्रोटॉन है उसका मास और जितने भी न्यूट्रॉन है उसका मास, इनको जोड़ देंगे तो हमें एटम का मास मिल जाएगा। अब आप देखो प्रोटॉन कितने हैं इसमें, बोलो प्रोटॉन कितने हैं? तो प्रोटॉन नहीं दिया हुआ है, तो आप कहिएगा सर इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दे रखा है 18, तो इलेक्ट्रॉन 18 है तो प्रोटॉन भी 18 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन आपका दे रखा है 20, न्यूट्रॉन दे रखा है आपका 20, तो इसका मास कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिए, 8 और 2 1 3 38 हो जाएगा इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ दीजिए तो उसका मास नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, प्रोटॉनों की संख्या 38 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। द नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन शेल, एन शेल कौन सा होगा? देखो ये पहला शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले शेल को आपने क्या कहा? के एल एम एन, तो पहला शेल है के, दूसरा है एल, तीसरा है एम और चौथा है एन। तो चौथे शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो उसके लिए फॉर्मूला है 2n²। तो 2 इंटू एन की जगह क्या रखेंगे? 4 का स्क्वायर, तो 2 इंटू कितना हो गया? 16 बराबर कितना हो गया? 32। तो उत्तर हो गया हमारा 32, है ना। तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो उसके लिए फॉर्मूला है 2n²। क्या है? 2n²। ठीक, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। द स्पीसीज दैट हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज क्लोरीन, निम्नलिखित में से कौन क्लोरीन के समान इलेक्ट्रॉन रखता है? तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, मास नंबर 35 होता है। तो क्लोरीन में प्रोटॉन्स हो गए 17, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे? 17। और न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? इससे इसको घटा देंगे, 35 माइनस 17 बराबर 18। अब इसमें इलेक्ट्रॉन 17 है, हमें इसी से मतलब है। अब आप इसमें बताओ कि कौन जो है वो क्लोरीन के जितना इलेक्ट्रॉन रखता है, यही पूछ रहे हैं ना, किस प्रजाति में क्लोरीन के समान इलेक्ट्रॉन है। तो एटॉमिक नंबर इसका 16 है, मतलब इसमें प्रोटॉन्स रहे होंगे 16, इलेक्ट्रॉन भी रहे होंगे 16, खत्म हो गया ये। इसका भी एटॉमिक नंबर क्या है? 16 है। एटॉमिक नंबर क्या है? 16 है। और प्लस कहने का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन और निकाला गया है, एक पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, तो इस पे तो 15 ही हो गए, तो ये भी आपका गलत हो गया। यहां पे देखो आर्गन 18 और यहां पे प्लस है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और प्लस कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाला गया है। तो एटॉमिक नंबर 18 मतलब इलेक्ट्रॉन 18 और प्लस कहने का मतलब एक निकल गया, तो कितना बचा? 17। तो यही हमारा सही उत्तर हो गया। यहां पे देखो 16 है, ठीक है, 16 है तो एटॉमिक नंबर 16 हो गया, और 2 माइनस कहने का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इस पे ऐड कर दिया गया, तो 16 और 2 18 हो गया इसमें इलेक्ट्रॉन, तो ये नहीं होगा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन, किसी एटम की जो वैलेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है? तो किसी एटम की जो वैलेंसी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस पर उसकी वैलेंसी डिपेंड करती है। इसको और ज्यादा बेटर वे में हम पीरियोडिक टेबल में समझेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गलत, मास नंबर ऑफ एटम गलत, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन गलत, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, एक परमाणु के बाहरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करती है क्या? वैलेंसी यानी संयोजकता।
ठीक है, तो एक परमाणु, किसी परमाणु की जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, इस बात पे डिपेंड करती है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलो अगले सवाल पे चलेंगे कि आइसोटोप, क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं 1735 1737, ये दो आइसोटोप हैं क्लोरीन के। तो क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं 35 और 37। आइसोटोप मतलब एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। बोलता है एटॉमिक मासेस ऑफ दीज आइसोटोप्स आर डिफरेंट, ये तो पता ही है सबको, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। वाइल देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनमें सेम होंगे, है ना, एटॉमिक नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉन सेम तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को कहां रखा गया? तो देखिए मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में, एक्चुअली ये पीरियोडिक टेबल का सवाल हो गया, ये थोड़ा आपको कम समझ में आएगा। मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में सजाया था, एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में सजाया था। तो एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में सजाओगे तो दोनों को अलग अलग ग्रुप मिल जाएगा। क्लोरीन का 35 है, इसका 37 है, तो दोनों क्लोरीन अलग अलग ग्रुप में आपको चले जाएंगे। तो इन द डिफरेंट ग्रुप्स विल बी द राइट ऑप्शन, है ना, डिफरेंट ग्रुप में चले जाएंगे क्योंकि मेंडलीव साहब ने अपने पीरियोडिक टेबल में एटम्स को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में सजाया था। तो इसका अलग है, इसका अलग है, तो दो अलग अलग ग्रुप इनको मिल जाएंगे। तो ये बेटर वे में समझ में आएगा आपको पीरियोडिक टेबल में। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन कथनों पर विचार करिए। आपको दिया गया है स्ट्रोंशियम, एटॉमिक नंबर 38 और मास नंबर 90। तो बता दो कि इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे? 38। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 38। न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बता दो? तो न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, देखो 90 में से 38 घटाते हैं बच्चों के जैसा, 10 में से 8 गया 2, ये कितना बचा? 8, 8 में से 3 गया 5, तो हो गया हमारा 52। अब देखो बोलता है कि ये जो स्ट्रोंशियम है इसका एटॉमिक नंबर 36 है, सही के गलत? सही के गलत? तो आप कहेगा सर इसका एटॉमिक नंबर 36 नहीं है, 38 है। ये एटॉमिक नंबर होता है, ये मास नंबर होता है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 38 होंगे, सही है कि गलत? सही है। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 52 होंगे, बिल्कुल सही है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 52 होंगे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसमें क्या होंगे? 38 होंगे। तो हमारा बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट है? तो 2, 3 और 4 सभी करेक्ट हैं, है ना, 2, 3 और 4 सभी करेक्ट हैं। लेकिन अब ऑप्शन खोजना पड़ेगा, 1, 3 तो नहीं होगा, ठीक है, 1 तो गलत है, तो ये वाला खत्म हो गया, ठीक है। जहां जहां 1 है उसको खत्म कर दीजिए। अब बच गया हमारा कौन सा उत्तर? तो 2 और 3 सही है हमारा, 2 और 3 सही है, और 2 और 4 भी हमारा क्या है? सही है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं 38 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 52 है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप इसमें ऑप्शन दे सकते हैं 2 एंड 3। क्या दे सकते हैं? 2 एंड 3। अब यहां पे 2 एंड 4 भी है ना, तो इसके ऑप्शन में थोड़ा सा गलत हो गया है, तो देख लीजिएगा ये तीनों ही आपके सही हो जाएंगे। प्रोटॉन भी 38 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी 38 हो जाएगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन एक करेक्ट स्टेटमेंट है? बोलता है कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी? नहीं जी, न्यूक्लियस की खोज हुई थी, कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। नाउ जे थॉमसन साहब ने सजेस्ट किया था कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन, गलत ना? न्यूक्लियस के बारे में थॉमसन साहब ने कुछ बताया ही नहीं था। नाउ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन,
ये सही है। एटॉमिक नंबर कितना होगा? जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन, या जितने प्रोटॉन्स उतने एटॉमिक नंबर। द मास नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं, इलेक्ट्रॉन का तो मास ही नहीं होता, तो सही उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऐसे एलिमिनेट कर लेना है, ज्यादा घबराना नहीं है। बड़ा क्वेश्चन देके घबरा गए। अगले सवाल पे हम चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? बोलता है कि इलेक्ट्रॉन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रे। सही के गलत? सही। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज। सही। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन। गलत है। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के बराबर हरगिज नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन्स इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बट नॉट बाय मैग्नेटिक फील्ड। गलत है। इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से क्या होगा? विचलित होगा, है ना, कि विद्युत क्षेत्र से और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से विक्षेपित होगा। तो हमारा हो गया पहला और दूसरा, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया, पहला और दूसरा। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्बन का एटम है जिसमें 6 प्रोटॉन है और उसका मास नंबर 12 है, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो देखो ना, ये हो गया आपका कार्बन का एटम। कार्बन का एटम, तो कार्बन में 6 और 12 होते हैं, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 6। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। और न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 6। 12 में से 6 गया और 6 हो गया। तो क्या पूछ रहा है? कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है, तो कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो 6। तीनों ही 6 होंगे इसमें। आसान सा सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं। देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन इन एन एटम। बताइए उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? यह और आसान सा सवाल हो गया। देखिए भाई, 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही एटॉमिक नंबर, या जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन, तो इसका एटॉमिक नंबर आपका 6 हो जाएगा। तो एक तत्व के परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तत्व की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। नाउ एक बॉडी है जिस पर ऋण आवेश आया है, इसका मतलब क्या है? एक वस्तु पर ऋण आवेश आया है, इसका मतलब क्या है? कि इसने कुछ प्रोटॉन लॉस किए हैं। सही के गलत? गलत। प्रोटॉन को हम निकाल नहीं सकते, न्यूट्रॉन को निकाल नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। नाउ इट हैज एक्वायर्ड सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड। यस, जैसे कोई भी एटम होता है तो उस पर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रल है, उस पर निगेटिव चार्ज आया है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा। तो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक नेगेटिव चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 नेगेटिव चार्ज। 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 नेगेटिव चार्ज। तो इट हैज एक्वायर्ड सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटसाइड, इसने बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन का अधिग्रहण किया। लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 पॉजिटिव चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 पॉजिटिव चार्ज। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3 पॉजिटिव चार्ज। अगले सवाल पे, द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज प्रपोज्ड बाय। एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था? डाल्टन, रदरफोर्ड, थॉमसन, नील बोर। बता दीजिए, सबके बारे में बता चुके हैं हम लोग। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ा होगा आपने, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत से यहां से क्वेश्चन आपका बन गया। अब चलते हैं लास्ट सवाल पे। देखो सवाल क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट पे थोड़ा ध्यान देना, कौन सा करेक्ट नहीं है। बोलता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव द सेम मास। डिफरेंट एटम के, डिफरेंट एलिमेंट के एटम सेम मास के हो सकते हैं। सही के गलत? आप कहोगे सही सर। देखो आर्गन और कैल्शियम, आर्गन का 18 है, इसका 20 है, लेकिन दोनों का मास 40 हो सकता है। आइसोबार, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव द सेम मास, बिल्कुल सही है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट में हैव डिफरेंट मासेस। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स में हैव डिफरेंट मासेस। सही के गलत? बिल्कुल। जैसे देख लो, कार्बन 12 और कार्बन 14, तो सेम एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स का मास क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि आइसोटोप,
सेम एलिमेंट के एटम है लेकिन इसका मास क्या है, अलग अलग है, कार्बन 12 कार्बन 14। तो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट में हैव डिफरेंट मास। किसी एलिमेंट के एटम्स का मास डिफरेंट हो सकता है, आइसोटोप में आपने पढ़ा है नाउ। तो ये भी सही हो गया, हमें गलत चुनना है। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी एलिमेंट के सारे जो एटम होंगे उसमें प्रोटॉन सेम होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि इनकी परमाणु संख्या तो समान ही होगी ना। तो किसी भी एलिमेंट के सारे एटम में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बिल्कुल सही है। लेकिन इसका मतलब गलत यही होना है कि ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के सारे एटम्स ऑलवेज हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बिल्कुल नहीं। आइसोटोप में देखो ना कि इसमें न्यूट्रॉन देख लो 8 है और इसमें न्यूट्रॉन देख लो 6 है कि नहीं। तो ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के सारे एटम जो हैं उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम नहीं हो सकती, जैसे कि आइसोटोप में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो हो गया वो सही उत्तर हो गया। तो ये था हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बेस्ड कुछ धांसू से सवाल, कुछ जबरदस्त सवाल गाइज। आप जो है आप हमें फेसबुक और इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टा पे मैं जुबैर एहसानी के नाम से हूं और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। बने रहिए हमारे साथ अपनी सफलताओं को सुनिश्चित करने के लिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।